11 के अरसास के छात्रों का स्वागत है। आज बात करते हैं दूसरे चैप्टर 2 सांख्यिकी का अर्थ, क्षेत्र, कार तथा महत्व की। सबसे पहले इसमें बात करते हैं सांख्यिकी का अर्थ क्या है। सांख्यिकी 3 रूपों में हमारे सामने आती है: उत्पाद के रूप में, समंक के विनियन के रूप में, सांख्यिकी तिथियां, व्यवहार के रूप, सिद्धांत एवं विधियां जिनके प्रयोग से निष्कर्ष निकालने तथा निर्णय लेने के लिए सांख्यिकी का प्रयोग होता है। सांख्यिकी 3 रूप में हमारे सामने आती है। उत्पाद के रूप में यानी प्रोडक्ट के रूप में, जिसको हम कहते हैं डाटा, यानी कि जो डाटा होता है वो हमारा उत्पाद होता है, हमारा एक प्रकार से कच्चा माल होता है। इसके बाद विधियन के रूप में, यानी कि सांख्यिकी विधियां हैं, बहुत सारी विधियां। इस डाटा को हम सांख्यिकी विधियों के अंतर्गत एनालाइज करते हैं, उसका निर्माण करते हैं, उसकी द्वारा निर्णय परिणाम निकालते हैं। ये कहलाता है विधियन के रूप में। तीसरा है व्यवहार के रूप में। सिद्धांत एवं विधियां के प्रयोग से जो निष्कर्ष निकाले जाते हैं, उनसे उनके आधार पर निर्णय लेना वो, और संख्यात्मक तथ्यों के द्वारा व्यवहार किया जाना ही व्यवहार कहलाता है। अब बात करते हैं सांख्यिकी की परिभाषाएं। तो सांख्यिकी की परिभाषाओं को हम 2 आधार पर विभाजित कर लेते हैं: बहुवचन संख्या, यानी कि प्लूरल नाउन के हिसाब से, यानी कि बहुवचन संख्या का मतलब है जैसे कि राजा एक वचन और बहुवचन हो गया उसका बहुत से राजा। वही चीज़ यहाँ पर भी है। तो सांख्यिकी का बहुवचन संज्ञा के आधार पर हम करते हैं, यानी कि जिसको हम एक स्तर पर एक वचन के रूप में मानते हैं। और दूसरा इसमें एक परिभाषा है A.L. बाउले कहते हैं, समंक अनुसंधान के किसी विभाग में तथ्यों के संख्यात्मक वितरण हैं जिन्हें एक दूसरे संबंधित रूप में प्रस्तुत किया जाता है। U.L. बावले जो एक ने समंक जो समंक होता है, हमारे पास डाटा जो होता है, वो अनुसंधान के किसी विभाग में तथ्यों के संख्यात्मक विवरण हैं, यानी कि जो हमारे पास तथ्य हैं उनकी संख्यात्मक, जिनकी ऐसे विवरण जो संख्या में हो, जिन्हें एक दूसरे से संबंधित रूप में प्रस्तुत किया जाता है, यानी कि जो एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं। अब निष्कर्ष, इस परिभाषा का निष्कर्ष क्या निकलता है? यह परिभाषा आंकड़ों की प्रकृति को स्पष्ट करती है, यानी कि उनके नेचर को स्पष्ट करती है। वो किस तरह के आंकड़े होंगे जिन्हें संख्याओं में प्रकट किया जा सकता है, यानी कि आंकड़ों को संख्याओं में प्रकट किया जा सकता है। सजातीय होनी चाहिए, यानी कि एक ही जैसे होने चाहिए, किंतु सभी लक्षण अभी भी ये परिभाषा नहीं बताती है। इसके बाद एक परिभाषा और देखते हैं प्रोफेसर यूल तथा प्रोफेसर कैंडाल के अनुसार। इन्होंने समंकों से तात्पर्य उन संख्यात्मक तथ्यों से है जो पर्याप्त सीमा तक अनेक प्रकार के कारणों से प्रभावित होते हैं। समंकों से तात्पर्य, यानी कि समंक उनको कहते हैं जो संख्या पर आधारित होते हैं और जिनकी सीमा होती है और जो अनेक कारणों से प्रभावित हो सकते हैं। निष्कर्ष के रूप में यह परिभाषा भी समंतों को केवल संख्यात्मक और उसका प्रभाव ही बताती है। अब बात करते हैं हॉरेस सैक्राइस्ट के परिभाषा की। उन्होंने बताया, समंकों से हमारा तात्पर्य तथ्यों के उन समूह से है जो अगणित कारणों से पर्याप्त सीमा तक प्रभावित होते हैं, जो संख्याओं में विभक्त किए जाते हैं
एक उचित मात्रा की शुद्धता के अनुसार गिने या अनुमानित किए जाते हैं। किसी पूर्व निश्चित उद्देश्य के लिए एक व्यक्ति व्यवस्थित ढंग से एकत्र किए जाते हैं और जिन्हें एक दूसरे से संबंधित रूप में प्रस्तुत किया जाता है। हॉरेस क्राइस्ट ने जो परिभाषा दी है काफ़ी बड़ी परिभाषा दी है, व्यापक परिभाषा दी है और काफ़ी कुछ उपयुक्त परिभाषा भी है। उन्होंने सभी चीज़ों को इसमें समंग किया है। तो ऐसी उन्होंने बताया कि संख्यात्मक तत्वों के समूह को यानी कि जो संख्यात्मक जिनमें संख्याएं होती हैं वो उनके समूह को, उनका एक समूह होगा और वो सांख्यिकी कहलाएगा। तो ऐसे इस आधार पर हम ये कह सकते हैं, उपरोक्त आधार पर हम ये कह सकते हैं कि संख्यात्मक तत्वों के वाक्य को सांख्यिकी आंकड़े कहा जा सकता है। जैसे भारतवर्ष में 14 से 21 वर्ष तक की आयु वर्ग में 56% साक्षरता है। तो यहाँ पर 14 से 21 ये वर्ष हो गए, ये तो हो गए वर्ष, ये भी एक आंकड़ा हो गया, और 56% साक्षरता ये भी साक्षरता का आंकड़ा हो गया। तो ऐसी स्थिति में एक तो आयु का आंकड़ा हो गया, एक उसमें साक्षरता कितनी है यानी कि उनमें पढ़ाई लिखाई की कितना प्रतिशत व्यक्ति है वो 56% बताता है। तो ये इसी को कहते हैं हम सांख्यिकी का वाक्य। इसी तरह बकरी एक चौपाया जानवर है। यहाँ हमने सांख्यिकी शब्दों का यानी कि संख्या के आधार के शब्दों का प्रयोग नहीं किया है, तो ये एक सांख्यिकी शब्द वाक्य नहीं होगा। जबकि यहाँ पर जो ये वाला भारतवर्ष में 14 वर्ष से 21 वर्ष तक की आयु वर्ग में 56% साक्षरता है, ये एक सांख्यिकी आंकड़े बताता है। अब बात करते हैं सांख्यिकी के बहुवचन संज्ञा यानी कि अथवा समंकों की विशेषताएं। बहुवचन जो सांख्यिकी की परिभाषा है उनको हम समंकों की परिभाषा भी कहते हैं। इसीलिए हम बात कर रहे हैं यहाँ सांख्यिकी बहुवचन संख्या अथवा समंकों के रूप में इसकी क्या विशेषताएं हैं। समंकों के समूह होते हैं, नंबर एक बात, यानी कि समंक तथ्यों के समूह होते हैं, यानी कि उसमें केवल एक संख्या नहीं होती बल्कि कई संख्या होती हैं जो किसी समस्या पर प्रभाव डालती हैं या किसी तथ्य को व्यक्त करती है। जैसे कि अभी हमने ऊपर पढ़ा था कि भारतवर्ष में 14 वर्ष से 21 वर्ष तक की आयु के वर्ग में 56% साक्षरता है। ये एक तरह से यहाँ पर समंक आ गए, 14 से 21 वर्ष की आयु वाले आयु के समंक आ गए और साक्षरता के समंक यहाँ आ गए। इसलिए हम इन दोनों का इस समूह, ऐसे दोनों का समूह यह होते हैं। दूसरा बात, समंक संख्यात्मक रूप में व्यक्त किए जाते हैं, यानी कि जो समंक होते हैं वो गुणात्मक वर्णन में नहीं अध्ययन के आधार नहीं हो सकते, यहाँ संख्या में व्यक्त किए जाते हैं। 14 से 21 वर्ष और सांख्य का साक्षरता 56%, तो यहाँ समंक जो होंगे वो संख्या के रूप में व्यक्त किए जाएंगे। तीसरा बात, अगर कहते हैं समंक पर्याप्त मात्रा में अनेक कारणों से प्रभावित होते हैं, तो यहाँ पे जो समंक होते हैं यानी कि जो हमारे पास डाटा होते हैं वो उन पर कई तरह का प्रभाव पड़ता है। ऐसा नहीं है वो सिर्फ केवल बिना किसी प्रभाव के यह उत्तर आता हो। ऐसी स्थिति में पर्याप्त अनेक कई कारणों से वो प्रभावित कर सकता है। मान लीजिए उत्तर प्रदेश में ये 15 से 14 से 21 वर्ष का आंकड़ा कुछ और है और मध्य प्रदेश में साक्षरता अनुपात कुछ और है, तो वहाँ उत्तर प्रदेश में उसकी परिस्थिति कुछ और रही होगी इसलिए साक्षरता कम होगी, और या मध्य प्रदेश में साक्षरता ज़्यादा है तो उसका कारण कुछ और होंगे। ये होता है। तो समांक पर जो समंक हमारे पास जो डाटा होगा वो पर्याप्त मात्रा में उसके कारणों, अनेक कारणों से वो प्रभावित होते हैं। आंकड़ों के संग्रहण में उचित मात्रा की शुद्धता होनी चाहिए, यानी कि जो हम आंकड़ों का संग्रह कर रहे हैं उसमें शुद्धता आवश्यक। शुद्धता से मतलब है ये अंक अनुमानित तो हो सकते हैं लेकिन समस्या, साधनों तथा उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए शुद्धता का स्तर प्राप्त किया जाना चाहिए। यानी कि शुद्धता, उसमें आंकड़े काफ़ी कुछ हद तक सही होने चाहिए, ऐसा नहीं केवल पूरी तरह से अनुमानित के आधार पर आंकड़े रखे जाएं। तो अगला बात है
संग्रहण किसी पूर्व निश्चित उद्देश्य के लिए होना चाहिए। यानी कि अगर किसी चीज़, आप जैसे हम 14 से 21 वर्ष की बात, आयु के बारे में साक्षरता बात कर रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में हमने निश्चित कर लिया कि 14 से 21 वर्ष के बच्चे, जो भी वयस्क पुरुष हैं, उनमें साक्षरता कितनी है। तो हमने यहाँ, हमारा उद्देश्य क्या था, 14 से 21 वर्ष में पढ़े लिखे व्यक्ति कितने हैं। तो ऐसी स्थिति में यानी हमने जो समंकों का संग्रह किया वो किस निश्चित उद्देश्य के लिए किया। तो ऐसे संग्रहण निश्चित उद्देश्य के लिए होना चाहिए। आंकड़े एक दूसरे संबंधित रूप में प्रस्तुत किए जाने चाहिए। यानी कि जो आंकड़े हैं वो एक दूसरे संबंधित होना चाहिए। जैसे कि अभी था 14 से 21 वर्ष की आयु की साक्षरता का अनुपात 56%। तो यानी कि वो दोनों 56% साक्षरता है उनकी, और 14 से 21 वर्ष उनकी एज लिमिट है। तो इन दोनों में संबंध है। ऐसे ही आंकड़े होने चाहिए, तभी उनका कुछ अर्थ निकल सकता है, अन्यथा वो कोई अर्थ नहीं देंगे। समंकों को गणना द्वारा या अनुमान द्वारा एकत्रित किया था। तो ये आंकड़े जो होते हैं वो गणना की जाती है उसमें, या थोड़ा बहुत अनुमान लगाया, दोनों ही काम किए जाते हैं। गणना यानी गणना का मतलब है काउंटिंग करना, और फिर उसका अनुमान लगाना, ये कहलाता है समंकों गणना या अनुमान कहलाना। इसके बाद बात करते हैं एक वचन के रूप में सांख्यिकी की परिभाषा। इसको हम सांख्यिकी विज्ञान की परिभाषाएं भी कह सकते हैं। डेफिनेशन ऑफ साइंस ऑफ स्टैटिक्स। एक वचन के रूप में सांख्यिकी से अभिप्राय आंकड़ों के संकलन, प्रस्तुतिकरण, विशेष विश्लेषण तथा निर्वचन से है। अब बात इसमें करते हैं डॉक्टर बाउले के अनुसार। डॉक्टर बाउले ने जो परिभाषा दी है वो परंपरागत मत के आधार पर दी है। वो कहते हैं सांख्यिकी गणना का विज्ञान है। सांख्यिकी को सही अर्थ में औसत का विज्ञान कहा जा सकता है, जो सामाजिक व्यवस्था को संपूर्ण मानकर सभी रूपों में उसका मापन करती है।